नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आइए सुनते हैं आज की कहानी बड़े घर की बेटी, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। कहानी की शुरुआत करते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव की जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता में किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न व्यक्ति थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमा करते थे। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न था, पर दूध शायद अधिक देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत परिश्रम के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह रोज सुबह उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपत होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की औरतें उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में संकोच न करती थीं। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसीलिए नहीं कि वह अपने सास ससुर, देवर, जेठ आदि से घृणा करती थी, बल्कि उनका विचार था कि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी यदि परिवार के साथ निर्वाह न हो सके और तो आए दिन की कलह से अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल के घर की लड़की थी। उसके पिताजी एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। विशाल भवन, हाथी, 3 कुत्ते, बाज, झाड़ फानूस, बहरी शिकरे आदि जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकदार के भोग्य पदार्थ थे, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था उनके पास। 7 लड़कियां हुईं और देवयोग से सबकी सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर दिए, पर 15-20 हजार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली और हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे।
सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो ये चाहते थे कि ऋण लिया जाए और न ये चाहते थे कि किसी ऐसे ही घर में इसका ब्याह कर दिया जाए। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ का विवाह आनंदी के साथ हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही था। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र की भी नहीं थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर गुड़िया तक न थी। रेशमी स्लीपर लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक न थीं, न जमीन पर फर्श न दीवारों पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ परिवार था। परंतु आनंदी के थोड़े ही दिनों में उसने अपनी इस नई परिस्थिति को अनुकूल बना लिया। उसने विलास के सामान जैसे कभी विलास के सामान देखे ही ना हो। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाया और भावत से बोला, यानी भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख ही रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सारा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी तो है नहीं। आनंदी ने कहा, घी तो सारा मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही तो घी लेकर आया था, इतना जल्दी कैसे उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी को भाभी की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तुनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा नहीं सहती हैं। आनंदी ने मुंह फेर कर बोला, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। वहां इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया। थाली पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींचकर बाहर निकाल लो। आनंदी को भी क्रोध आ गया। उसका मुंह लाल हो गया और बोली, वह होते तो आज इतना मजा चखाते। अब अनपढ़ उजड ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली फूली बैठी हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने खड़ाऊ हाथ से रोकी और अपना सिर बचाया, पर उंगली में बहुत चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में जा खड़ी हुई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, यानी आनंदी के पति। आनंदी का जो पति था वो शनिवार को घर आया करता था और देवर उसी के साथ रहता था। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया और अपने पति की राह देख रही थी। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या के समय घर आया और बैठकर इधर उधर की बातें की। कुछ देशकाल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप रात के 10 बजे तक चलता रहा। गांव के कुछ भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी।
श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट में गुजारे। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बात किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। बहू बेटियों का स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे, यानी ससुर ने भी बोल दिया। लाल बिहारी बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुम्हार के बेटे नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, यूं तो आप ही उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए तो वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गया। झंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलसा दूं। श्रीकंठ बोला, इतनी गर्मी क्यों होती है, बात तो बताओ। आनंदी बोली, क्या कहूं, मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो ये गंवार छोकरा जिसकी चपरासी बनने की भी औकात नहीं है मुझे खड़ाऊ से मारता है। श्रीकंठ बोले, सब हाल साफ साफ कहो, जो मालूम है मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ है। आनंदी बोली, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब वह खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया, मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ती। बस इसी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर अपनी खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोकी होती तो मेरा सर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो भी कुछ कहा है वह सत्य है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक हो गया, इस छोकरे का यह साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्य और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निबाह न हो पाएगा। इस तरह विद्रोहपूर्ण बातें करने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही अपनी ही बातें अपने ही मुंह से करनी पड़ रही हैं। कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, जब अपने ऊपर आती है, जब मालूम होता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, श्रीकंठ, इसीलिए कि मुझे अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है, आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ रहे हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर नहीं रहता। यहां मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक दो बात कह ले तो ठीक है, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़ें और मैं दम न भरूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे पाए। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे।
उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? स्त्रियां इस घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। श्रीकंठ बोले, इतना मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव के कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझसे असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं मिलना चाहिए। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और नहीं सुन सकूंगा मैं। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ बोले, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह बोले, क्यों? स्त्री के पीछे इतनी क्रूरता? श्रीकंठ बोले, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के कई और सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आकर बैठ गए। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे अपने पिता से लड़ने को तैयार है, तो बड़ी खुश हुई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्मा तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसीलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसीलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभाव की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का के बहाने तो कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने वहां आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जो कुछ भी हो, इन द्रोहियों की ताली बजने का अवसर न दूंगा। परंतु कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी करे, अब तो लड़कों से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को कुछ समझ ना सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर? बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव बोले, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे कुछ भूल हुई, तुम उससे बड़े हो, क्षमा करो। श्रीकंठ बोला, उसकी इस दृष्टता को मैं कदापि सह नहीं सकता। या तो वही इस घर में रहेगा या मैं। यदि वह आपको अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कर दीजिए, मैं अपना भार अपने आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए वो यहां से चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में
उन्होंने कभी उसे धड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते थे। मुग्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने शौर्य जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लौटाए थे। ऐसे भाई से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंख उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। यह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझ सके कि वह रोया था। अब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए अब मैं जाता हूं। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागना पड़ रहा हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भी भय लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को न कह दें तो मैं कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़ा देखा और ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना, तो उसको रहा न गया। तो उसका क्रोध भी पानी की तरह हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ बोले, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ बोले, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी बोली, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे थे और बोला, मुझे जाने दो भाभी। आनंदी बोली, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी बोला, जहां कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी बोली, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी बोला,
मैं तुम लोगों के साथ रहने के योग्य नहीं हूं, इसीलिए भाभी मुझे जाने दो यहां से। आनंदी बोली, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे बढ़ाया तो। लाल बिहारी बोले लाल बिहारी बोला, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कतई भी नहीं रहूंगा। आनंदी बोली, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया। उसने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड दो मैं सहज स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन सब बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंदी से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना ही लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।